हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ ये टॉपिक से कम भी नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100 कठिन शब्द जो बार बार तुम्हारे पेपर में आते हैं और उनको हम क्या कहते हैं हमें नहीं पता चलता। तो आज की वीडियो में हम इन्हें जानेंगे और इन्हें समझेंगे भी, और इसके अनुसार किस तरीके से क्वेश्चन लगते हैं उसको भी हम करेंगे यहाँ पर। तो आज की वीडियो में कहूंगी कि अभी तक की जितनी भी शॉर्ट वीडियो है उससे पावर पैक्ड पावरफुल जो है वीडियो रहेगी। तो आप खुद ही यहाँ पर महसूस कर सकते हैं इन सभी शब्दों को हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में समझ। ठीक, तो एक एक करके हम बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है, बच्चा जी देख रहे हो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा संप्रत्यात्मक। संप्रत्यात्मक का मतलब होता है संप्रत्यय का निर्माण करना, कि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग। जैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे भाषा के छोटे छोटे होते हैं, हम वो बच्चे यहाँ पर अपने भावों को विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो, क्या हो गया, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। फिर नेक्स्ट आता है संलग्नता। अच्छा, ये शब्द तुमने बहुत बार सुना होगा। तो संलग्नता का मतलब क्या होता है कि हम भाषा का किस तरीके से उचित रूप से प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उचित और सही प्रयोग करना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिग्विटी। तो ध्यान रखिएगा, संलग्नता का मतलब संलग्न, मतलब सही तरीके से उपयोग करना। फिर आता है शब्द संपदा। शब्द संपदा का मतलब क्या होता है, शब्द भंडारण। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के अंदर पहले से ही शब्द संपदा होती है, तब शब्दों का संचारण होता है, तब शब्दों का एक संसाधन होता है, तब बहुत सारे शब्द दिमाग में होते हैं। तो आप क्या कहोगे, शब्द भंडारण के रूप में हम इसे जानेंगे, शब्द संपदा। और इंग्लिश में हम इसे कि वर्ड एज अ रिसोर्स के रूप में, यानी कि एक साधन के रूप में हम पर काम करते हैं यहाँ पर। और एक शब्द सुना होगा बच्चा जी आपने, क्या, प्रतिगामी। ये भी बहुत बार आता है। प्रतिगामी का मतलब होता है प्रतिक्रिया करना, यानी कि बच्चों की तरफ से किस तरीके से जवाबदेही हो रही है। मान लो कि एक अध्यापिका बच्चों से क्वेश्चन पूछ रही है, तो बच्चे किस तरीके से प्रतिगामी कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जैसे मान लो अध्यापिका ने पूछा, विद्यार्थियों के सुझावों का प्रतिगामी तौर पर स्वागत किया। प्रतिगामी तौर पर स्वागत करने का मतलब यह हो गया कि बच्चे किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसका स्वागत किया। तो प्रतिगामी मतलब प्रतिक्रिया, प्रतिगामी प्रतिक्रिया याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। फिर एक होता है व्यक्ति परक अंतर का सिद्धांत। पारक नहीं है, परक है, ध्यान रखिएगा। व्यक्ति परक, व्यक्ति परक का मतलब होता है कि व्यक्तियों के इमोशंस के बारे में जानना, मतलब उनकी व्यक्तिगत भावनाओं को जानना। तो आप क्या कहोगे, किसी भी व्यक्ति, यानी यहाँ पर बच्चे हैं व्यक्ति, तो बच्चों के इमोशंस के बारे में एक अध्यापिका जानती है, उनकी सफलताओं के बारे में जानती है, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। तो आप क्या कहोगे, व्यक्तिगत परख का मतलब क्या है, बच्चों की भावनाओं के बारे में एक अध्यापिका जानती है। यहाँ पर बच्चों के लिए यहाँ पर ये लगेगा। फिर एक होता है सस्वर पठन, ये बहुत बार सुना होगा। सस्वर, स्वर का मतलब होता है ध्वनि, स्वर का मतलब होता है फोनीम्स, वोवल्स जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसे हम रेसिटेशन कहते हैं, रेसिटेशन। जैसे मान लो राम, किताब, तो इन सभी में क्या आ रहा है, इन सभी में स्वर आ रहे हैं। क्या, वह पठन जिसमें शब्दों में स्वर होता है, इसे हम क्या कहेंगे, स्वर पठन कहेंगे। ध्यान रखिएगा, स्वर पठन कहेंगे, सस्वर कहेंगे, यानी कि ध्वनि उच्चारण, यानी कि रेसिटेशन, डिसाइड कर रहा है बच्चा। आ से अनार, जैसे क्या कर रहा है यहाँ पर, वोवल्स कहीं ना कहीं आते हैं, स्वर आते हैं, स्वर का उच्चारण करता है। फिर एक नाम सुना होगा आपने, लेखा चित्र। इसके बाद मैं तुम्हें कह दूं कि कभी भी क्वेश्चन में ये ऐसे शब्दावली आती है, तुम आराम से बेझिझक होके लगाओगे, कोई भी गलती नहीं करो। ठीक, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझना है। लेखा चित्र का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर संगीतमय ढंग से बच्चे यहाँ पर शब्दों का चित्रण करते हैं। जैसे मान लो सूरज की किरणें भूमि पर मुस्कान लाती है और पेड़ों के साए जमीन पर खेतों को चुंबकित करते हैं। मतलब एक हम कह सकते हैं कि अगर हम हिंदी सिखा रहे, साहित्य गीत की तरह यहाँ पर चल रहा है, मतलब एक सांगीतिक सौंदर्य यहाँ पर उसका भाव होता है। तो हम इलस्ट्रेशन भी कहते हैं। इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स होता है, लेकिन इलस्ट्रेशन का मतलब है सौंदर्यात्मक रूप से भाषा को देखना, इसे हम क्या कहेंगे, लेखा चित्र कहेंगे। ठीक, अनुकरण आपको पता है कि जब बच्चा नकल करता है, क्या कहोगे, जब बच्चा नकल करता है, नकल उतारता है। जैसे मान लो कि आपने जो बोला बच्चों ने रिपीट किया, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे अनुकरण करना,
यानी कि बच्चा यहाँ पर इमिटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? इमिटेट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर बात आती है किसके बारे में? फिर यहाँ पर बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोहेशन डिवाइसेस। भाषा में कोहेसिव डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? इसे हम संगठन यंत्र भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोहेसिव की बात करते हैं, एक शब्द मतलब कोहेसिव का मतलब होता है गले लगाना, मतलब एक शब्द दूसरे शब्द को गले लगा रहा है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि सुंदर जवानी, तो जवानी सुंदर, तो दोनों शब्द क्या है? दोनों शब्द को हम कहीं ना कहीं रिलेशन देखते हैं। तो ध्यान रखिए, कोहेसिव, कोहेसिव का मतलब क्या है? एक दूसरे से जोड़ना, याद रखिएगा। फिर एक शब्द आता है वॉश बैक, ये तुम्हारा अंग्रेजी भाषा में भी होता है, हिंदी भाषा में हम प्रति प्रभाव कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप सभी को पता है, जब मैं आपका टेस्ट लेती हूँ मान लो, तो टेस्ट का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके इमोशंस पे पड़ता है। मेरे नंबर कितने आए हैं, कितने सही हुए। तो परीक्षण का प्रभाव शिक्षा और सीखने पर किस तरीके से पड़ता है, इसे हम वॉश बैक कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉश बैक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारे शब्दावली, सभी के सभी शब्दावली आप जब क्वेश्चन पेपर में देखते हो ये आती ही आती है, तो इसको एक बार नोट कर लो, फिर गलती नहीं होगी। ठीक है, ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है तुमसे, और ये मैं बिल्कुल मतलब बहुत एनालिसिस करके, बहुत मैं नहीं पता, इसको बनाने के लिए 3 घंटे लग गए होंगे मुझे, 3-4 घंटे तो कम से कम लगे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां से अगर ये पकड़ लिया तो सब कुछ कर लिया। फिर बात आती है सत्यता। सत्यता का मतलब होता है बच्चा जी ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मतलब ऐसा शब्द, मतलब यह शब्द वह गुण है जो किसी भी जानकारी, जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि मेरे को आपने कोई जानकारी दी, तो वो प्रमाणित है, वो सत्य है, मतलब मैं उसको सत्य मानूंगी। तो ऐसी जानकारी या ऐसी चीज या ऐसे व्यक्ति को वास्तविक सत्यापन के योग्य और सत्य होने की भावना को सूचित करता है। मतलब आपने कोई मुझे इंफॉर्मेशन, मैं उसको सत्य मानूं, इसे हम क्या कहते हैं? सत्यता, यानी कि ऑथेंटिसिटी। ठीक है, कोई भी सूचना का ऑथेंटिसिटी है कि नहीं, हम बात करते हैं। फिर एक शब्द आपने सुना होगा, कॉर्पस, ये नाम सुना होगा, ये इंग्लिश पेडागोजी में भी आया है, हिंदी में इसका नाम है सारग्रह। ध्यान रखिएगा, कॉर्पस का मतलब क्या होता है बच्चा जी, इधर देखिएगा, कॉर्पस का मतलब क्या होता है? एक एक शब्द को नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पस का मतलब होता है यहाँ पर, तो देखिए क्या कह रहे हैं, इसका उपयोग भाषा विश्लेषण और अनुसंधान के लिए किया जाता है। मतलब भाषा में और नई नई चीजें, नई नई तकनीकों को ढूंढने के लिए हम करते हैं, रिसर्च के लिए करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कॉर्पस। यदि एक बच्चा आगे और समझ रहा है भाषा को और आयु तक जा रहा है, तो आप क्या कहोगे? बच्चा सारग्रह कर रहा है, बच्चा यहाँ पर कॉर्पस अंडरस्टैंडिंग कर रहा है। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न आते हैं। फिर यहाँ पर एक नाम सुना होगा तुमने, घोषणात्मक। क्या है? घोषणात्मक। घोषणात्मक का मतलब क्या होता है? तथ्यों के आधार पर हम सूचना को प्राप्त करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन के आधार पर सूचना को प्राप्त करना, इसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज, कहते हैं घोषणात्मक ज्ञान। सुना है ना तुमने? घोषणात्मक ज्ञान जो है वो बार बार तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आता है। तो तथ्य, यानी कि बच्चे यहाँ पर रूल्स के बारे में जान रहे हैं, बच्चे यहाँ पर कोई भी सूचना के बारे में जान रहा है, कोई भी फैक्ट्स के बारे में जान रहा है। फिर आता है उत्पादन शब्दावली। उत्पादन शब्दावली जिसे हम प्रोडक्टिव वोकैबुलरी भी कहते हैं, मतलब ऐसा शब्द भंडार जहां को प्रोड्यूस करता है, ऐसा शब्द भंडारण जिसको बच्चा यहाँ पर बोलता है, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करता है। क्या कहोगे? उपयोग करता है या बोलता है। ठीक है, उपयोग में लाता है, क्या कहोगे? उपयोग में लाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। फिर यहाँ पर आता है साइन लैंग्वेज। तो साइन लैंग्वेज जो है वो ज्यादातर बधिर लोगों के लिए यूज की, ऐसे लोग जो अंधे बहरे गूंगे हैं, ध्यान रखिएगा ना, अंधे नहीं बहरे और गूंगे हैं, तो बधिर बच्चों के लिए यूज की जाती है। और नॉर्मली भी हम इसको, तो मैंने ऐसे कर दिया तो ऑल द बेस्ट कह रही हूं मैं तुम्हें, ठीक है, तो करके आइएगा, बढ़िया करके आइएगा, और ऐसे मतलब विक्ट्री, मतलब जीत हासिल करके आइएगा। तो सांकेतिक भाषा का हम यहाँ पर क्या करते हैं? प्रयोग। सांकेतिक भाषा बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों की, इसकी खुद की ग्रामर होती है, क्वेश्चन आ चुका है, इसका खुद का व्याकरण होता है, खुद के रूल्स होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, फिर आता है तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन मेथड, जिसे कहते हैं प्रतिलेखन। तो प्रतिलेखन का मतलब क्या? प्रतिलेखन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैं तुम्हें कुछ कह रही हूं, मैं कुछ गाना गा रही हूं, तुम हूबहू, मतलब मेरी जो आवाज है हूबहू उसको लिखोगे। तो आवाज को लिखना, यानी साउंड्स को लिखना, ध्यान रखिएगा, साउंड्स को लिखना, क्या कहोगे? साउंड्स को लिखना, साउंड्स को लिखना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रतिलेखन या फिर ट्रांसक्रिप्शन।
क्लियर है बात? ये सारी चीजें आपने देखी होगी और बहुत ही मेहनत करके मैं लेके आई हूँ और बहुत यूजफुल होने वाली है। अब यहाँ पर बात आती है निवेश प्रतिक्रिया उत्पादन की बात। इसका मतलब क्या होता है? अध्यापक क्या करते हैं, अध्यापक अध्यापिका क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चा एक ऐसा वातावरण बनाती है, तो यहाँ पर वो चित्र दिखाएगी, चार्ट दिखाएगी। तो चित्र और चार्ट जो है वो एक तरीके का इनपुट के रूप में काम करता है। क्या इनपुट के रूप में काम करता है? निवेश के रूप में काम करता है, तभी तो आउटपुट निकलेगा। अब मैं यहाँ पर तुम्हें चित्र दिखा रही हूँ, तभी तो आउटपुट निकलेगा। तो इनपुट प्रोसेस प्रोडक्शन टीचर के द्वारा किया जाता है, अध्यापकों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ऐसी सामग्री या ऐसा समृद्ध परिवेश यहाँ पर विकसित करते हैं अध्यापक गण, ताकि बच्चों से ज्यादा हम प्रतिक्रिया निकलवा सकें। इसे हम कहते हैं निवेश प्रतिक्रिया उत्पादन। क्लियर है बात? फिर आती है ऊर्ध्वमुखी। ऊर्ध्वमुखी का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, दो अप्रोच होती है, एक होती है ऊर्ध्वमुखी, एक होती है अधोमुखी। जब हम ऊर्ध्वमुखी की बात करते हैं, डाउनवर्ड मतलब डाउन टू टॉप, इसे हम क्या कहते हैं? डाउन टू टॉप अप्रोच भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम ध्वनि उच्चारण सिखाएंगे बच्चों को, फिर हम शब्द सिखाएंगे, फिर शब्दों के बाद क्या आएगा? फिर शब्दों के बाद हमारी वाक्य रचना आएगी, फिर वाक्यों के बाद हम कहानी सीखेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें बिल्कुल ही उल्टा होता है। लिख रही हूं मैं उल्टा, इसमें बिल्कुल ही क्या होता है? उल्टा होता है। यानी कि यहाँ पर जब हम टॉप टू डाउन की बात करते हैं या फिर हम अधोगामी उपागम की बात करते हैं, इस पर समग्र रूप से हम पहले पढ़ाते हैं, स्टोरीज हम पहले पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद फिल्टर हो के हम ध्वनि उच्चारण करते हैं। तो समग्रता पर यहाँ पर फोकस किया जाता है, तो बस समग्रता पर फोकस किया जाता है। ध्यान रखिएगा, समग्रता पे फोकस किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता, क्लियर है? इंटीग्रेटेड अप्रोच पे यहाँ पर फोकस किया जाता है। एक नाम सुना होगा तुमने, बोधगम्य निवेश है, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। तो ध्यान रखिएगा बच्चा जी, ये भी मार्क करने वाला है। स्टीफन क्रशन के द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा? स्टीफन क्रशन के द्वारा ये दिया गया है, जिसका मतलब क्या? आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन हाँ बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। स्टीफन क्रशन के द्वारा दिया गया। तो हम यहाँ पर बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान करेंगे जिसमें बच्चों की समझ बने। मतलब अगर हम कुछ भी दिखा रहे हैं, चित्र हो, चार्ट हो, मॉडल हो, तो समझ बननी बहुत जरूरी है। इसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। क्या कहोगे? दोबारा बोलो। बोधगम्य निवेश। तो बोधगम्य निवेश के लिए एक अध्यापिका कुछ भी कर सकती है। जैसे मान लो कि वो अपनी क्लासरूम को डेकोरेट कर सकती है, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड यूज है, तो ये सारी चीजें आएंगी। तो स्टीफन क्रशन के द्वारा दिया गया समझ बिठाने के लिए। अब बात करते हैं कुछ और शब्द जो आपने बहुत बार आए हैं। अधिभाषिक जागरूकता। इसका मतलब क्या है? अधिभाषिक का मतलब क्या है? एक ऐसी जागरूकता, मतलब बच्चों को हम यहाँ पर विशेष भाषा या भाषा प्रणाली के प्रति जागरूक करवा। नहीं समझे? जैसे मान लो कुछ दूसरी भाषा हम यूज करते हैं, मान लो कि हिंदी भाषा ना सीख के बच्चा अंग्रेजी भाषा सीख, तो विशेष भाषा को सीखने के लिए बच्चों किन बातों को बातों को ध्यान में रखना है, कहेंगे उसके अधिभाषिक भाषा से दूसरे अधि। तो आप ये कहोगे जैसे संस्कृत भाषा है, जैसे फ्रेंच है, कोई और भाषा है, तो हम क्या कहेंगे? किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए हम बच्चों को अवेयर कर रहे हैं। ठीक, तो सेकंड भाषा के लिए ज्यादातर ये होता है, तो ध्यान। एक आपने सुना होगा सिचुएशनल अप्रोच। इसे कहते हैं स्थिति परक। मतलब किसी भी स्थिति में यदि हम बच्चे को भेज दें तो वो किस तरीके से कार्य करे। तो सिचुएशनल अप्रोच बहुत ज्यादा आती है। संरचनात्मक भी हम इसे कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? संरचनात्मक भी कहते हैं। इसमें हमारा जो फोकस होता है वो ग्रामर मेथड पे होता है। इसमें हमारा जो फोकस होता है वो किस पे होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस पे होता है। ध्यान रखिएगा, रिपीटिशन पे होता है, बार बार रट्टा मारने पे होता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है। एक नाम सुना होगा आपने, मिश्रित अधिगम, जिसे हम ब्लेंडेड लर्निंग भी कहते हैं। मिश्रित अधिगम का मतलब क्या होता है कि टीचर यहाँ पर कभी ब्लैक बोर्ड से समझा रही है, कभी मेरे को मौका मिले तो ब्लैक बोर्ड से समझाऊंगी, कभी मुझे मौका मिले तो व्हाइट बोर्ड से करवाऊंगी। तो व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड दोनों जो है वो मिक्स हो रहे हैं, ब्लेंडेड हो रहा है। मतलब वर्चुअल और ट्रेडिशनल मेथड दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं। तो याद रखिएगा। एक आपने सुना होगा उद्यमी साक्षरता, इसे हम कहते हैं इमर्जेंट लिटरेसी। एक शब्द को दिमाग में रखो, इंपॉर्टेंट है ये। उद्यमी साक्षरता, उद्यमी का मतलब क्या है? जैसे ही बच्चे का उद्गम हुआ है, जैसे ही बच्चा बड़ा हो रहा है, तो उस समय पर तो कौन सी क्लास में? नर्सरी या फिर हम क्या फाउंडेशन, बच्चा पढ़ना लिखना और गणना करना सीखता है।
किसके अनुसार? NEP 2020 पॉलिसी के। ध्यान रखिएगा, पढ़ना हो गया, गणना करना हो गया, पढ़ना लिखना हो गया, गणना करना हो गया, इसे हम कहते हैं इमरजेंसी लिटरेसी, मतलब इमरजेंट मतलब उद्गम। बच्चा भी पैदा ही हुआ है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, फाउंडेशन ईयर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आता है। फिर बात आती है किसकी? एक ये नाम सुना होगा तुमने, प्रदत्त कार्य। मुझे लग रहा है अब समझ में आ जाएगा। प्रदत्त कार्य का मतलब होता है असाइनमेंट। आपको पता है प्रदत्त कार्य क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों के? ताकि बच्चों के गृह कार्य के बारे में हम जाने कि वो कितना कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितनी समझ बन रही है, प्रदत्त कार्य का। फिर आती है उत्पन्न उपागम, किसी चीज का उत्पन्न होना या आरंभ होना। तो ऐसी अप्रोच हम यूज करते हैं, मतलब कोई ना कोई बच्चों से चीजें जो है वो जनरेट करवाई जाएगी, क्रिएट करवाई जाएगी, उत्पन्न करवाई जाएगी। फिर एक आता है मौखिक स्थिति, ध्यान रखिएगा, ओरल पोजीशन। तो हमारा जो फोकस होता है बोलचाल पे होता है, हमारा फोकस होता है शब्द पर। बच्चा यहाँ पर किस तरीके से वार्तालाप कर रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक यहाँ पर स्ट्रक्चर या संरचनात्मक बता दिया, रूल्स पर फोकस होता है इसमें भी, और सिचुएशनल मेथड। अब यहाँ पर और भी विधियां आती हैं जिसे कहते हैं अनुवाद विधि, जिसे हम ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं। ट्रांसलेशन मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन तरीके से, क्योंकि तुम्हें पता है मातृभाषा है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश। हिंदी से हम इंग्लिश जा रहे हैं तो अनुवाद कर रहे हैं, ठीक। फिर आता है हमारा ट्रैवलो, यात्रा करके, यात्रा के दौरान लिखना, यात्रा के दौरान अपने विचारों को लिखना, दौरान अपने विचारों को लिखना, इसे हम क्या कहते हैं? विचारों को लिखना। इसे हम क्या कहते हैं बच्चा जी? इसे हम कहते हैं वृत्तांत। क्या कहते हैं? वृत्तांत, याद रखिए। फिर एक होता है परासंज्ञानात्मक, परासंज्ञानात्मक, परा लिख लो इसे। परासंज्ञानात्मक का मतलब क्या है? चिंतन के बारे में चिंतन, क्या करना? चिंतन के बारे में चिंतन करना, चिंतन के बारे में चिंतन करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्वेश्चन। फिर है हमारी संभाषिक पठन, जिसे हम लिंग्विस्टिक रीडिंग भी कहते हैं, मतलब भाषा के अंदर हम हर एक ज्ञान करते, अर्थ नहीं, संज्ञा होती है, विशेषण होती है, के बारे में हम जान रहे हैं, इसे हम कहते हैं संभाषिक। संभाषिक मतलब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं उस समय पर समझ रहे हैं, जैसे संज्ञा कहते हैं, जैसे सर्वनाम कहते हैं, तो अंडरलाइन करते हैं साथ साथ में, तो ध्यान रखिएगा संभाषिक पठन इसे। फिर आता है निदानात्मक, जिसे डायग्नोस्टिक, कहाँ पर कमी आ रही है, कमी को खोजना, कमी को खोजना। भाषा में यदि बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो भाषा कमियों को खोजना, कहाँ पर बच्चा नहीं बोल पा रहा है, क्यों अटक रहा है। फिर बात आती है सहजात। अच्छा, ये बहुत आता है सहजात और सहज ना, तुमने पूछा भी था एक बार एक बच्चे ने, सहजात का मतलब है कोई भी ऐसी तो अपने आप ही हो जाती है, तो ये बहुत बार आता भी है। सहजात का मतलब जैसे आप बच्चा को अपने आप ही पकड़ लेते हो, बच्चा अपने आप ही भाषा को पकड़ लेता है, अगर हम उसे सिखाएं नहीं सिखाएं अपने आप ही बोल सकता है, जाए ना जाए उससे कोई मतलब नहीं है, अपने आप ही बच्चा यहाँ पर भाषा को पकड़ लेता है। इसे हम कहते हैं इनेट, यानी कि आंतरिक होता है। ध्यान रखिएगा, अपने आप ही भाषा को सीख जाना, अपने आप ही भाषा को सीख जाना, इसे क्लियर है। एक होता है उपख्यानात्मक, ये शब्द आता है अनेक्डोटल। ध्यान रखिएगा, अनेक्डोटल को हिंदी में उपख्यानात्मक, डेली बेसिस पर यदि हम बच्चों का रिकॉर्ड रख रहे हैं उसे हम उपख्यानात्मक। फिर आता है निवेश परिकल्पना, निवेश परिकल्पना, इनपुट हाइपोथेसिस। इसके ऊपर बात किसने करी थी बच्चा जी? स्टीफन क्रैशन ने करी थी। ध्यान रखिएगा, स्टीफन क्रैशन ने क्या कहा था कि बच्चों को क्या करो, बच्चों को उनके स्तर से एक ऊपर लेवल पे बढ़ाओ। जैसे मान लो अभी तुम्हारा जो भी स्तर है, एक ऊपर लेवल पे मैं यहाँ पर वीडियो को लेके आ रही, मतलब ये ज्ञान में नहीं होगा, फिर भी कुछ चीजें नहीं होंगी, तो +1 कर दो, मतलब एक ऊपर लेवल पर बढ़ा है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इनपुट हाइपोथेसिस। याद रखिएगा, मार्क माय वर्ड्स, सारे शब्द तुमने देखे होंगे और कभी कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। आज की वीडियो के बाद ये तो तय है कि ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी। यहाँ पर एक और शब्द आता है एक्स्ट्रापोलेटिव। एक्स्ट्रापोलेटिव मैं कहूँ कि तुम मेरे नजरिए से तो ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रापोलेटिव मतलब किसी और की नजरिए से सोच। अगर तुम क्या होते, अगर तुम निर्मला सीतारमण होती, तुम क्या करती, तब फाइनेंस मिनिस्टर होते तो आप क्या करते? तो इसका मतलब दूसरों की नजर पर, मतलब जगह पर अपने आप को सोचना,
इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेटिव। एक अध्यापिका बच्चों को ये कहती है कि अगर तुम इस पाठ में मुख्य किरदार निभाते तो तुम क्या करते। ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रापोलेटिव आप कहोगे। फिर आती है भाषा संचरण। क्या कहोगे? भाषा संचरण, लैंग्वेज ट्रांसमिशन। भाषा को हम संचरण करते हैं, माँ बाप से बच्चे में आ रही है, फिर बच्चे से आगे बच्चों में क्या होता है? आदान प्रदान होता है। फिर निर्देशित लिखना। तो ध्यान रखिएगा, ये बात वाइगॉट्स्की साहब ने करी, वाइगॉट्स्की ने करी थी। ध्यान रखिएगा, जिसे हम गाइडेड लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा जी? जिसे हम गाइडेड राइटिंग कहते हैं। क्योंकि तो गाइडेड राइटिंग का मतलब कि कोई ना कोई किसी के निर्देश के अनुसार हम लिख रहे हैं। फिर आती है दूरगामी पठन। तो ध्यान रखिएगा, दूरगामी को हम व्यापक पठन भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? व्यापक पठन भी कहते हैं। इसके अलग अलग नाम है बच्चा जी। इसे हम विस्तृत पठन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि मौज से पढ़ना, मतलब मजे के लिए पढ़ना, के लिए मजे के लिए पढ़ना। ठीक, मजे के लिए पढ़ना। मान लो तुम अखबार पढ़ रहे हो, कोई मैगजीन उठा के ले रहे हो, कोई कॉमिक की किताब ले रहे हो, तो एक्सटेंसिव रीडिंग। क्लियर है? फिर आगे आ जाओ, नेक्स्ट पर आ जाओ। बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए लेके आई हूं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर निगमनात्मक हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पर जो बात आई है, माफ कीजिएगा, अब यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? बुनियादी अंतर्व्यक्तित्व, बेसिक इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब क्या है? दूसरे के इमोशंस को, दूसरों के इमोशंस को हम यहाँ पर क्या करते हैं? फिर एक आता है संवर्धन करना। संवर्धन करना, संवर्धन का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ाना। मान लो एक अध्यापिका बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, भाषा विकास के लिए, बच्चों को और भी चीजें, नई नई चीजें, तो संवर्धन करना। तो टीचर क्या कर रही है? टीचर यहाँ पर उनके दिमाग में भाषा को विकसित कर रही है और ज्यादा बढ़ा रही है। तो विकास करना, भाषा का विकास करना, हम यहाँ पर ये कह सकते। एक होता है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। इसे कहते हैं बच्चा जी ओवरऑल या टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। कहते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। जैसे मान लो कि मैं बच्चों कहूँ अप डाउन, या जैसे मान लो कि आगे पीछे, या मैं कहूँ कि रोलिंग कैसे करते, या फिर टच ऑन योर हेड, इस तरीके से। मतलब यहाँ पर शरीर का उपयोग करके बच्चा यहाँ पर भाषा को सीख रहा है। शरीर का उपयोग करके, शरीर का उपयोग करके भाषा को सीखना, उपयोग करके भाषा को सीखना। ध्यान रखिएगा, भाषा को सीखना, भाषा को सीखना। इसे हम क्या कहेंगे बच्चा जी? इसे हम कहेंगे समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। एक होता है उद्दत करना। उद्दत करना का मतलब होता है ऊपर उठाना। यानी कि उद्दत, जब भी यहाँ पर बच्चों को कमी आ रही है तो क्या करेगी? उद्दत करेगी, मतलब आगे बढ़ाएगी। ठीक है, कि कहाँ कमी आ रही है उसे आगे पुश करेगी। उद्दत करना, तो याद रखिएगा ऊपर उठाना। फिर सस्वर पठन, तो ये मैंने बता दिया है कि सस्वर का मतलब रीड अलाउड। मतलब यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे? सस्वर, सस्वर। ठीक, यहाँ पर बच्चे क्या तेजी से बोलेंगे, तेजी से बोलते हैं तो सभी एक साथ लाउड स्पीकिंग, तो इससे प्रोनाउंसिएशन स्किल और कॉन्फिडेंस बढ़ोतरी। सस्वर पठन का एक होता है संयुक्त स्वर, जिसे हम डिप्थोंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे दो वोवल को हम इकट्ठा कर, मान लो दो है, एक वोवल लेकिन दो वोवल की साउंड आ रही है एक साथ। मान लो मैंने बोला काव, तो ऐसे आ रही है, काव की जो आवाज आ रही है वो ऐसे आ रही है, लेकिन तो बोला वाव, वाव है ना, तो वाव जो है ऐसे नहीं होता। कैसे? वाव कैसे होता है? ऐसे होता। तो होती एक है लेकिन एक में दूसरी साउंड छुपी हुई, डिप्थो। फिर एक आपने नाम सुना होगा थेसरस। थेसरस क्या है? एक प्रकार का कोश है या फिर डिक्शनरी। क्या है? डिक्शनरी है, जिसमें सिमिलर मीनिंग्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि एक समान अर्थ आपको देखने को मिलते। याद रखिएगा, एक समान अर्थ आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, एक समान अर्थ जो है, अर्थ आपको देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट बात। फिर एक होता है रियालिया। इसे हम क्या कहते हैं? रियालिया हिंदी में भी कहते हैं, पर क्वेश्चन आ रखे हैं। रियालिया का मतलब होता है कि वास्तविक चीजों को हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं क्लासरूम, कक्ष में। जैसे मान लो मिट्टी पढ़ाना है, तो मिट्टी के सैंपल्स उठा लिए और कक्षा में लेके आए और फिर यानी कि मृदा पढ़ाया, तो इसे हम क्या कहते हैं? रियालिया कहते हैं। तो ऐसी भाषा की क्लासरूम में भी होती है, ध्यान रखिएगा। फिर अब बात करते हैं किसकी? विकासमूलक, इवोल्यूशनरी। मतलब हमारा जो फोकस होना चाहिए कि हम कोई भी संप्रदाय पढ़ाए, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए, कोई भी टॉपिक पढ़ाए, वो आगे बढ़ना चाहिए, विकासमूलक होना चाहिए।
फिर एक आता है स्क्वायर वर्ड, वर्ग शब्द। तो वर्ग शब्द आपने सुने होंगे। वर्ग शब्द का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिसमें बहुत ज्यादा समानता होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सारी चीजें जो है वो हम यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन लेने वाली हूँ। इसके अलावा एक और वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें कुछ और शब्द हम करने वाले हैं। अच्छा, इसको देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुसंगत संगत विधि। सुसंगत का मतलब क्या है कि किसी अच्छे परिणाम के लिए हम कार्य कर रहे हैं, अच्छे परिणाम के लिए कर रहे हैं, बच्चे कार्य कर रहे हैं, किसी विशिष्ट काम को करने के लिए अच्छा कर, तो सुसंगत विधि हम इसे। एक होता है परिचित। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो ऐसी कोई चीज, भाषा का वो रूप जिससे बच्चे, तो आप क्या कहोगे? अपरिचित है ना, आप कहोगे। मचान आपने सुना है, पाड़ आपने सुना है, यानी कि एक टेम्परेरी सपोर्ट या अस्थायी रूप से आप सहयोग, अस्थायी रूप से आप क्या कर रहे हो बच्चा जी? आप सहयोग दे रहे हो बच्चों को, ध्यान रखिएगा। एक आपने ये नाम सुना होगा, नैसर्गिक भाषा। नैसर्गिक भाषा का मतलब होता है ऐसी भाषा जो बच्चा अपने आप, ऐसी भाषा जो नेचुरल, जो प्राकृतिक, ध्यान रखिएगा इसको, ये नैसर्गिक भाषा है। फिर अब यहाँ पर एक और सुन लो, चलो। फिर आता है शब्द संपदा। शब्द संपदा का मतलब मैंने बता दिया है, वोकैबुलरी, शब्द उच्चारण होना। दक्षता का मतलब होता है एफिशिएंसी या कॉम्पिटेंसी, मतलब योग्यता, बच्चों के अंदर दक्षताओं को बढ़ाना, ये एनईपी 2020 कह दिया। विवरण करना मतलब एक्सप्लेन करना। संकल्पनात्मक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर संकल्प ले लिया, कमिटमेंट, रेजोल्यूशन, संकल्प करवा कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर एक ये भी सुन लो, निमज्जन बहुत आता है। निमज्जन का मतलब होता है डूबना। जैसे मान लो कि किसी ना किसी चीज समाप्ति, खत्म, तलीनता भी इसे कहते हैं, निमज्जन तलीनता भी कहते हैं। तब जैसे मान लो भाषा में गोता खा रहा है, डूब रहा है, तो इसे हम। फिर विधाओं का मतलब हर एक भाषा का अपना जॉनर होता है, अपनी विधाएं, ठीक, यानी कि अपने तरीके, अपनी प्रतिक्रिया। मान लो कि प्रतिक्रिया, और ऐसे ही। फिर आप देख रहे हो यहाँ पर स्थापन विधि को हम इंस्टॉलेशन मेथड कहते हैं। कालांतरित प्रश्न जो एक लंबे समय बाद पूछे जाएं, ऐसे प्रश्न मतलब थोड़े समय बाद पूछे जाए, जो कि मौन पठन के बाद पूछे जाए, कालांतरित प्रश्न। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बच्चा जी मिलते हैं। कैसे? आप क्वेश्चन भी दिखाती हूँ कैसे। इस क्वेश्चन को देखिएगा, सभी बच्चे बिना किसी गंभीर प्रयास के मातृभाषा सीखते, हम क्या कहेंगे? बताओ भाई, इसे हम क्या कहेंगे? सभी बच्चे बिना किसी गंभीर प्रयास के मातृभाषा सीखते हैं। सहज भाषा योग्यता कहोगे, भाषा अधिगम कहोगे, सहजात भाषा योग्यता कहोगे, तो मैं कहूंगी ना किसी प्रयास का बच्चा सहजात भाषा योग्यता होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आता है कि भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या? बच्चे हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, या फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को कहाँ पर कठिनाई आ रही है, किस तरीके से कठिनाई आ रही है, हम पहचान करेंगे। तो सही उत्तर क्या लगेगा? सही उत्तर लगेगा ये। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। मुहावरे सिखा रहे हो तुम, लोकोक्तियां सिखा रहे हो, वाक्य रचनों का ज्ञान दे रहे हो, तो जब ये सिखा रहे हो तो इसमें किसमें मदद नहीं मिलेगी? शब्द भंडारण के विकास में मदद नहीं मिलती है, गठन करने में, फॉर्मेशन, तो गठन करने में मदद नहीं मिलेगी। हस्तलेख, हस्तलेख का मतलब होता है हैंड राइटिंग, ध्यान रखिएगा, हैंड राइटिंग, क्या इसमें मदद नहीं मिलेगी? तो मदद नहीं, हैंड राइटिंग से कोई मतलब है अगर हम मुहावरे लोगों को क्या सिखाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये आता है, और क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो में आएगा तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको दे कह रहे हैं यहाँ पर, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में क्या होना चाहिए? इसे आप जुड़ाव कहोगे, समरूपता कहोगे, समरसता कहोगे, या अलगाव कहोगे? बताइएगा, इसे आप क्या कहोगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताओ, और आप सभी लोगों को बताएं कि वीडियो कैसे लगी। ऐसी और वीडियोस लेके आओ तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी मैं ताकतें झोंक दूंगी जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और बहुत है। तो आप यहाँ पर जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। इस तरीके से बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए तो भी आपको डाउट लगे वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम एक बार फिर से।